calling and now, other things calling also. other speaker. Thank you, Shanmugam ji. Thank you, sir. माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, 10 मिनट। जी माननीय उपसभापति महोदय, मैं अमृतकाल के इस बजट के जो माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये एक कैसा विचित्र संयोग है और सौभाग्य का संयोग है कि इस नई संसद में सबसे पहले हमने नारी शक्ति बंधन कानून पास किया। उसके बाद में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण सुना। हमने 26 जनवरी को हमारी तीनों सेनाओं का नेतृत्व करते हुए हमारी नारी शक्ति को देखा और हमने इसके बाद में निर्मला सीतारमण जी को भारत के स्वर्णिम काल का, आने वाले स्वर्णिम काल का बजट प्रस्तुत करते हुए देखा। तो मुझे ये धारणा बनी है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो हमारी जो 26 जनवरी को तीन महिलाओं के नेतृत्व में हमारा 26 जनवरी का परेड निकली थी, वो आपातकाल के समय महाकाली के स्वरूप में आ सकते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने जो अभिभाषण दिया वो सरस्वती के श्रीमुख से निकला हुआ था और निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो महालक्ष्मी का सा बजट था। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की त्रिवेणी इस संसद में आई है। इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये हमारे यहाँ जो बजट में हमारे यहाँ एक अभी रामराज की कई बार बात चली तो एक चौपाई बोली थी हमारे विपक्ष में कि देहिक देविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। तो सभापति महोदय, देहिक ताप वो होता है जिसमें आदमी बीमार हो, देविक ताप वो होता है जिसमें कोई आपदा आए और भौतिक ताप वो होता है जिसमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो। तो हमारे यहाँ पर इस बजट में हमारे 10 साल में ये व्यवस्था की गई है कि देहिक तो आयुष्मान भारत किया गया और देविक तो उसके लिए व्यवस्था की गई, राम जी के मंदिर की स्थापना की गई और भौतिक के लिए 80 करोड़ लोगों को खाने की व्यवस्था की गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा मोदी राज काहू नहीं व्यापा। इस प्रकार का ये बजट है और इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब हम हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि 5 बड़ी इकोनॉमी टॉप 5 इकोनॉमीज में है। निर्यात में हमने रिकॉर्ड कायम किया है, $775 बिलियन से अधिक का रिकॉर्ड कायम किया है। FDI हमारी दुगनी हो गई है। ITR फाइल करने वाले लोग 8 करोड़ से अधिक हो गए हैं और GST फाइल करने वाले लोग 1 करोड़ 40 लाख हैं। स्टार्टअप आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं और 21 करोड़ से अधिक वाहन इस बार खरीदे गए हैं और लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन इस बार बिक चुके हैं। ये भारत के समृद्धि की ओर बढ़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इंडिकेट करने वाले कुछ तथ्य हैं जिनसे पता लगता है कि 10 साल में हमारी सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था का सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। अगर हम देखें तो आप देखिए कि भारत का 2047 का जो दृष्टिकोण है अगले 23 वर्षों की दिशा निर्देश करने वाला ये बजट है। ये बजट पूंजीगत व्यय से प्रेरित विकास की ओर बढ़ने वाला बजट। ये बजट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री जनधन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं और जिनके कारण से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी के बाहर निकाला गया।
उपसभापति महोदय, हम कहते थे 38% भारतीय गरीबी के नीचे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा भागीरथ प्रयत्न हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा के बाहर निकल कर आए हैं और अत्यंत निर्धनतम जो लोग थे 1%, वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। ये हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख SHG सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। अंतरिम बजट से लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गया है और मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार ने एक पृथक विभाग कायम किया है। वर्ष 23-24 में आवंटित 2025 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 2352 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 3 क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और अब भारत की ये तीसरी नील क्रांति है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और 5 समेकित एका पार्क की भी स्थापना हो रही है इस बजट के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा काम इस बजट में हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 के काप में शिखर सम्मेलन में पंचामृत का लक्ष्य रखा था, जिसमें वर्तमान में 43 भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा 25% स्थापित ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से 43% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये इस बजट के माध्यम से हमको पता लगता है। माननीय उपसभापति महोदय, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय मोदी जी आए और दिल्ली में आकर उन्होंने सूर्योदय योजना प्रारंभ की। उससे 1 करोड़ घरों को अपने छत पर सोलर पैनल लगकर काम होगा और एक घर में कम से कम 20,000 रुपये बचेंगे। पूंजीगत व्यय माननीय सभापति महोदय बढ़ रहा है। 11.1 से बढ़कर इस पॉइंट 11.11 लाख करोड़ रुपया हो गया है, जो GDP का 3.4% है। उसी प्रकार से राजकोषीय घाटे में वित्त वर्ष 25 के लिए GDP का 5.1% निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 26 तक इसे 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 24 के लिए वित्तीय घाटा GDP का 5.8 देखा गया है। इस प्रकार से वित्तीय राजकोषीय घाटे और वित्तीय घाटों पर भी पूर्णतः नियंत्रण किया गया है। सभापति महोदय, विनिवेश का लक्ष्य 2025 में 50,000 करोड़ का इसमें निर्धारित किया गया है और 2024 में इसमें 30 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया है। इस प्रकार इस बजट से विनिवेश भी बढ़ेगा। सब्सिडियां बढ़ रही है और FY 75 के गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। माननीय सभापति महोदय, आयकर देने वाले लोगों को 7 लाख के अलावा 87.A में छूट जारी है, जिससे कर देनदारी उनकी शून्य हो जाएगी। 2009-10 की अवधि के लिए 25,000 रुपये तक और वित्तीय वर्ष 2010 तक 11 से 2015 के बीच 10,000 रुपये की बकाया को माफ कर दिया गया है। इस प्रकार 1 करोड़ करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, जब हम 10 वर्ष की बात करते हैं तो मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, आज हम उस भारत में खड़े हैं 10 वर्ष के वित्तीय प्रबंधन के कारण से। विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा समुद्र तल से 3,256 मीटर भारत में है। सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज भारत में है। सबसे बड़ी खड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की है।
बैठी हुई सबसे बड़ी मूर्ति रामानुजाचार्य स्वामी की अष्ट धातु से बनी 216 फीट ऊंची आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा भारत मंडपम पहले ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था, अब भारत में सबसे बड़ा भारत मंडपम 123 एकड़ में भारत में है। और भी बहुत से काम हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने घंटी बजाई तो मैं 1-2 मिनट में समाप्त करूंगा। हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि बीजेपी तो नरेंद्र मोदी जी को विष्णु का 11वां अवतार बता। हमने तो कभी बताया नहीं, लेकिन हमने इतने देखा कि विष्णु के जितने अवतार थे उन सारे अवतारों को रामलला की मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। लेकिन जिस समय माननीय मोदी जी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे थे, और मैं यम नियम को, सभापति महोदय, यम नियम को अच्छी तरह जानता हूं। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम 4 दिन या 5 दिन का व्रत रखने के लिए कहते हैं। माननीय मोदी जी ने 11 दिन का व्रत रखा, और वो व्रत रखकर पूरा काम करते रहे। और जिस समय वो मुकुट लेकर पैदल चलकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे, उस समय करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू बह रहा था। और जो ही उन्होंने सोने की 2 फुट लंबी एक छड़ी उठाकर भगवान राम के सीने पर रखकर बोला, यस्य प्राणायाम प्रतिष्ठाए, यस्य प्राणायाम प्रतिष्ठाए। और उसी समय प्राण प्रतिष्ठा न केवल राम मंदिर की हुई, भारतीय संस्कृति की विजय घोष और पताका का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और भारत के भविष्य की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्वर्णिम काल था। मैं कहना चाहता हूं कि यह भी भारत के स्वर्णिम काल की शुरुआत है। सभापति महोदय, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक सी कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य को सड़क पर देखते हुए रास्ते में चाणक्य उठाकर ले गए थे, और मूर के बेटे थे इसलिए मौर्य बन गए। और नरेंद्र मोदी जी भी चाय बेचते बेचते संघ की पाठशाला में चले गए, और पाठशाला से जाकर यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि वो हीरा बहन के बेटे हैं, इसलिए भारतीय राजनीति के नहीं, विश्व की राजनीति के देदीप्यमान नक्षत्र बन गए हैं। और ये जो बजट है वो भारत को स्वर्णिम काल की तरफ ले जाने वाला बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। नमस्कार। श्री